हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में अरब एंड फ्रेंच कार्टोग्राफर के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे अबाउट द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सो टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है ऐसी टर्म्स जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एरिया या एक प्रोफेशन को दिखाने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये है एक टर्म। क्या है ये? हिंदुस्तान। तो अगर हम इस टर्म को यूज करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से क्या आता है कि हम भारत की बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान किसको रेफर कर रहे हैं? भारत को। तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो ऐसी टर्म होती हैं जो एक वाइड पर्सपेक्टिव को शो करती हैं या वाइड चीज को शो करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि विद टाइम पीरियड किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस आए। तो हम ओल्ड एंड न्यू दोनों ही टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, देन व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। हम ये देख रहे हैं कि विद टाइम पीरियड अगर इंफॉर्मेशन में चेंज आए हैं तो क्या लैंग्वेज एंड उनके मीनिंग्स में भी चेंज आए हैं। देखो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिला कि टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन चेंज हुई। इसके अलावा टाइम के साथ साथ लैंग्वेज में भी चेंजेस देखने को मिले। इसके अलावा जो भाषा बोली जाती थी उनके मीनिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिले। और इन सभी का एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हुआ है एनसीईआरटी में। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का मतलब समझो। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है? पास्ट हिस्ट्री। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं। अब एक चीज और मैं यहां पर एडिशनली बता दूं कि अगर हम मिडिवल टाइम पीरियड की बात करें तो मिडिवल टाइम पीरियड क्या, कौन सा टाइमलाइन हुआ? 750 से लेकर 1750 तक का टाइम पीरियड। इस मिडिवल टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स लिखे गए थे। रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है पेपर का इन्वेंशन। 7th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हो गया था चाइना में। तो पेपर जो है वो चीप मात्रा पे, चीपेस्ट रेट पर मिलते थे और भरपूर मात्रा में मिलते थे। तो इसीलिए जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मिडिवल टाइम पीरियड में लिखे गए थे। तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्जिस्टेड थे। जैसे कि कुछ पर्शियन में थे, कुछ प्राकृत में थे, कुछ चाइनीज लैंग्वेज में थे। सो अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखने को मिले। इसके अलावा संस्कृत में भी देखने को मिले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि विद टाइम पीरियड उनमें भी चेंजेस आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडिवल पर्शियन की बात करें तो मिडिवल पर्शियन मतलब वो भाषा जो मिडिवल टाइम पीरियड में बोली जाती थी। एंड पर्शियन तो आज भी बोली जाती है। तो आज बोली जाने वाली पर्शियन को मॉडर्न पर्शियन कहते हैं। मिडिवल टाइम पीरियड में बोले जाने वाली इस भाषा को हम मिडिवल पर्शियन कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक ही लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है कि मिडिवल पर्शियन जो है वो मॉडर्न पर्शियन से बिल्कुल अलग है। एंड अलग किस मामले में है? दोनों की ग्रामर अलग है, वोकैबुलरी अलग है। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि जो वर्ड्स के मीनिंग है ना वो भी विद टाइम पीरियड चेंज हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है कि विद टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में लैंग्वेज का एग्जाम्पल पढ़ा कि किस तरीके से लैंग्वेजेस में चेंजेस आए। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज में चेंज आए। तो अगर हम इस टर्म की बात करें हिंदुस्तान की, तो आज के टाइम पर हिंदुस्तान को हम पूरे इंडिया के लिए यूज करते हैं विच इज द मॉडर्न नेशन स्टेट। ठीक है। आज के टाइम पर हिंदुस्तान वर्ड हम पूरे भारत के लिए यूज करते हैं एंड सभी भारतवासियों के लिए हम हिंदुस्तानी वर्ड यूज करते हैं, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो हिंदुस्तान टर्म है पहले ये पूरे भारत के लिए यूज नहीं होता था बल्कि किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए यूज होता था। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें तो 13th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 13th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। तो क्रॉनिकलर का मतलब समझो। सबसे पहले देखो क्रॉनिकलर, तो क्रॉनिकलर क्या होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखते हैं लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर क्रोनोलॉजी में। ठीक है, प्रॉपर डेट वाइज। जैसे कि राजा का जन्म कब हुआ, ठीक है, कब उसकी शादी हुई,
कब वो गद्दी पर बैठा, व्हेन ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन, ठीक है। फिर उसके बाद कब उसको बेटा हुआ, कब राजा की डेथ हुई, कब उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठा। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉनिकलर होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार करते हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। एंड एक चीज़ और बता दूं, इसमें फाइट्स के बारे में भी लिखा जाता है कि राजा ने कौन कौन सी फाइट्स लड़ी थी, किन किन में वो जीता था। तो ये काम होता है क्रॉनिकलर का। सो मिनाज ए सिराज जो है, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था, लेकिन पूरे भारत के लिए यूज नहीं किया। इन्होंने किस एरिया के लिए हिंदुस्तान टर्म को यूज किया? इन्होंने कहा कि जो पंजाब का एरिया है एंड जो हरियाणा वाला एरिया है एंड इसके अलावा जो गंगा यमुना दोआब एरिया है, मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड एरिया है, इन एरिया के लिए मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था। ध्यान रहेगा कि मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान टर्म को पूरे भारत के लिए यूज नहीं किया, बल्कि ये कहा इन्होंने कि पंजाब हरियाणा एंड इसके अलावा गंगा यमुना नदी के बीच का जो लैंड एरिया है, ये एरिया हिंदुस्तान है। ओके, तो एक एग्जाम्पल हमने हिंदुस्तान का क्या पढ़ा? मिनाज ए सिराज वाला। ही यूज्ड द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो अगर हम टू बी वेरी प्रिसाइज बात करें तो इनका कहने का मतलब ये था कि वो लैंड एरिया जो दिल्ली सुल्तान के अंडर आता है, वही लैंड एरिया हिंदुस्तान कहलाता है। ठीक है, देखो अब इस बात से आप क्या समझे कि मिनाज ए सिराज ने ये कहा वो सारा एरिया जो दिल्ली सुल्तान के अंडर आता है वही एरिया हिंदुस्तान है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या दिल्ली सुल्तान का जो एरिया था क्या वो फिक्स था? नहीं, वो फिक्स नहीं था। जिस तरीके से दिल्ली सुल्तान की टेरिटरी बढ़ती गई, वैसे वैसे हिंदुस्तान टर्म भी शिफ्ट होता गया उन सभी एरियाज के लिए। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत है ना, इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, वॉर करते और उस टेरिटरी को ये अपने अंडर कैप्चर कर लेते। तो जैसे जैसे जो एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर आता, उसके लिए हिंदुस्तान टर्म यूज किया था। बट दिस टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। ध्यान रखना कि इस टर्म में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हमने पहले एग्जाम्पल में मिनाज ए सिराज की बात की थी, जिसमें हमने 13th सेंचुरी के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर कब आया था? अर्ली 16th सेंचुरी में। तो अगर प्रिसाइज में डेट बताऊं तो 1526 में बाबर आया। इन्होंने लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हरा दिया था बाबर ने। तो जो बाबर है, जो अर्ली 16th सेंचुरी में आए, इन्होंने भी हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था। अब इन्होंने हिंदुस्तान टर्म किसके लिए यूज किया? इन्होंने कहा कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का जो फोना है, फोना का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड, एंड जो यहाँ पर रहने वाले लोगों का कल्चर है, ये हिंदुस्तान है। ठीक है, क्या समझे कि बाबर ने कहा कि इस सब कॉन्टिनेंट का जो ज्योग्राफिकल एरिया, जो फोना हो गया, एंड जो यहाँ रहने वाले लोगों का कल्चर है, वो है हिंदुस्तान। एंड इसी सेम तरीके से हिंद वर्ड को यूज किया आगे जाकर 14th सेंचुरी के पोइट ने, जिनका नाम था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि आमिर खुसरो जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में कोर्ट पोइट थे, एंड आप खलजी डायनेस्टी में इनको पढ़ोगे। ठीक है, तो जो आमिर खुसरो थे ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो आमिर खुसरो ने भी हिंद वर्ड का यूज किया था इन द सेम वे जैसे बाबर ने यूज किया। तो हमने यहां पर 3 एग्जाम्पल देखे। एक तो मिनाज ए सिराज का, तो मिनाज ए सिराज ने क्या कहा कि वो एरिया जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आता है वही हिंदुस्तान है। दूसरा, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम फिर यहाँ पर गंगा यमुना पंजाब हरियाणा ये एरिया क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये सारा एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर दूसरा हमने बाबर का एग्जाम्पल पढ़ा। बाबर ने जो हिंदुस्तान टर्म है वो यूज किया यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफी, फोना एंड यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके कल्चर के लिए। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं कि 14th सेंचुरी में आमिर खुसरो जो पोइट थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था, बट इन अ सिमिलर वे जैसे बाबर ने यूज किया। अब आगे बात करते हैं। वाइल द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, but the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today.
देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि जब ये लोग यहाँ आए थे ना, जैसे कि बाबर हो गया, आमिर खुसरो हो गया, एंड इसके अलावा जो अदर क्रॉनिकलर यहाँ पर आए हुए थे, अब जब ये इस टाइम पर आए थे, उस टाइम पर जो ये जोग्राफिकल या कल्चरल एंटिटी वाला इंडिया है वो एग्जिस्ट तो करता था। मतलब उस टाइम पर सिर्फ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी वाला इंडिया एग्जिस्ट करता था, ना कि पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग वाला। राइट, पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग वाला जो इंडिया है वो कब एग्जिस्ट हुआ? जब ब्रिटिशर्स का टाइम आया, जब हमने आज़ादी की मांग की, हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल करना, अपने देश के लिए आवाज़ उठाना, अपने देश को एक सोवर्न स्टेट बनाने के लिए आवाज़ उठाना, ये हो गया पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, ब्रिटिशर से पहले के टाइम पीरियड की हम बात करें, तो इस टाइम पीरियड में हमने कभी भी हिंदुस्तान टर्म के साथ पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग नहीं जोड़ा। सिर्फ ये जो टर्म है ये लिमिटेड थी टू ओनली टू द जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी। तो ऑल एंड ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पीरियड में ऐसा थोड़ी ना था कि एक देश बना हुआ था, उस देश के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये जो पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग है ये तो बहुत बाद में आया था। राइट, इस टाइम पर तो छोटे छोटे किंगडम में बटा हुआ था इंडिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different in the past. देखो historians को ना हमेशा टर्मिनोलॉजीज या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद टाइम पीरियड हमें ये देखने को मिला कि टर्मिनोलॉजीज में, लैंग्वेज में, उनके मीनिंग में बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉरेनर वर्ड की बात करें, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, फॉरेनर टर्म की अगर हम बात करें तो इस टर्म को आज के टाइम पर हम किसके लिए यूज करते हैं? आज के टाइम पर हम उन लोगों के लिए फॉरेनर वर्ड को यूज करते हैं जो भारत से बिलोंग नहीं करते, जो दूसरे देश से हैं। लेकिन क्या पहले ऐसा था? नहीं, पहले फॉरेनर टर्म का मतलब कुछ और होता था। अब देखते हैं कि क्या होता था, आगे पढ़ते हैं। इट इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। तो फॉरेनर टर्म को आज के टाइम पर हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो इंडियन नहीं है, जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, है ना। बट अगर हम मिडिवल टाइम पीरियड की बात करें तो मिडिवल टाइम पीरियड में फॉरेनर वर्ड एक स्ट्रेंजर के लिए भी यूज किया जाता था। अब ये स्ट्रेंजर आपके देश का हो उसके लिए भी, मतलब देखो जैसा कि मैंने कहा कि उस टाइम पर इंडिया थोड़ी ना ऐसे एक एक देश बना हुआ था, छोटे छोटे किंगडम थे। तो शहर में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों को, गांव में रहने वाले लोग शहर में रहने वाले लोगों को अजनबी बोलते थे। अजनबी को ही क्या बोला जाता था? फॉरेनर बोल दिया जाता था। सो ये जो टर्म है फॉरेनर, ये स्ट्रेंजर के लिए यूज किया जाता था हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। मतलब उन लोगों के लिए फॉरेनर टर्म यूज किया जाता था पहले कि जो अगर कोई सेम कल्चर से ना हो, सेम सोसाइटी से ना हो, उन्हें फॉरेनर बोला जाता था। राइट, मतलब एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग शहर से हैं, या ये कह लो अलग अलग कल्चर से हैं, उनके लिए भी फॉरेनर वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर हम फॉरेनर वर्ड यूज करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो इंडियन नहीं हैं। तो हमने क्या देखा कि विद टाइम पीरियड ये जो टर्म है ना फॉरेनर, इसका मतलब बदल गया, है ना। फॉरेनर वर्ड का मतलब हिंदी में होता है परदेसी एंड पर्शियन में होता है अजनबी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। अ सिटी ड्वेलर therefore might have been regarded a forest dweller as foreigner। ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला, तो सिटी ड्वेलर का मतलब वो हुआ जो शहर में रहने वाला है, फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब वो हुआ जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो फॉरेनर टर्म जो है पहले के टाइम पर यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो अलग अलग एरिया में रहते हैं, जैसे कि एक सिटी ड्वेलर के लिए एक फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरेनर हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम दो ऐसे पेजेंट की बात करें, दो ऐसे किसानों की बात करें जो सेम गांव में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं बोलते थे, चाहे उनका भले ही रिलीजियस या फिर कास्ट बैकग्राउंड अलग क्यों ना हो। तो ध्यान रखना कि सेम सोसाइटी या सेम गांव या सेम शहर के लोगों को ये लोग फॉरेनर नहीं बोलते थे, चाहे भले ही इनका एक दूसरे से फिर रिलीजियस या कास्ट बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो। बस फॉरेनर वर्ड ये उन लोगों के लिए बोलते थे जो बाहर का था। ठीक है, जैसे शहर और गांव का
हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक आगरा में हो गया, एक दिल्ली में हो गया, तो एक दूसरे के लिए ये फॉरेनर होते थे पहले, इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन एक गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे को फॉरेनर नहीं बोलते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अब समझ आया होगा। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।